स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको डुअल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखना सिखाऊंगा। यानी कि आपको कोई एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है तो आप उसका डुअल किस तरीके से लिखते हो, और उसी के साथ साथ जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपके साथ डुअलिटी थ्योरम्स डिस्कस करूंगा। तो वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो ये है कि आप किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल कैसे लिखो। तो मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल करवाऊंगा। अगर आपने उन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल लिख सकते हो। तो वन बाय वन हम दोनों एग्जाम्पल देखेंगे और मैं आपको 11 रूल्स बताऊंगा। अगर आपने इन 11 रूल्स को कॉन्सेप्चुअली समझ लिया और दोनों एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर ली तो आप किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल लिख सकते हो। और डुअलिटी थ्योरम्स अपने आप में बहुत ही इजी टॉपिक है, तो यानी कि आपको प्राइमल डुअल वाले टॉपिक पर तो बहुत ही अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है। तो मैं साइड में एक एग्जाम्पल लिखता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। जब मैं आपको रूल्स लिखूं, आपको एक एलपीपी दी हुई है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 6x1 प्लस का 5x2। कंस्ट्रेंट्स आपको दिए गए x1 प्लस का x2 लेस देन इक्वल टू 5, 3x1 प्लस का 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको बोला गया है कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल लिखकर बताइए। तो अगर हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल लिखेंगे तो इसको मैं बोलूंगा प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और यहां पर मैं लिखूंगा डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अब देखो हम कैसे रूल्स फॉलो करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्राइमल और यहां पर मैं लिखता हूं डुअल। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको करना है, आपको प्राइमल जो है ना वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर तो ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डुअल जो है वो आपका मिनिमाइजेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो डुअल ऑफ एलपीपी जब आप लिखोगे तो यहां लिखोगे मिनिमाइज, सिंपल, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो पहला रूल तो ये। उसके बाद आप देखिए जितने प्राइमल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही आपके डुअल में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे, सिंपल। यानी कि आप देखो प्राइमल में आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2। तो आपके 2 वेरिएबल है ना, तो डुअल के अंदर आपके 2 कंस्ट्रेंट बनेंगे। तो यहां पर मैं 2 कंस्ट्रेंट लिखूंगा, एक कंस्ट्रेंट यहां लिखूंगा, दूसरा यहां लिखूंगा। अब उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखो, जितने आपके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे ना प्राइमल के अंदर, जैसे 2 कंस्ट्रेंट है हमारे प्राइमल में, तो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है ना डुअल में वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन प्राइमल के इक्वल होंगे। तो यहां पर जो मैं 2 वेरिएबल्स लिखूंगा, तो ये जो 2 वेरिएबल्स लिखूंगा मैं यहां पर, क्योंकि यहां पर 2 कंस्ट्रेंट है, सिंपल। अब उसके बाद आप देखो जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है अगर यहां, तो यहां पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना वो ए ट्रांसपोज हो जाती है। तो आप सबसे पहले थर्ड स्टेप पर आना, जब भी आप प्राइमल का डुअल लिखो ना तो यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखो। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मेरा क्या मतलब है, देखो 1 1 3 2 x1 x2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5 12, ठीक है। इस वाले कंस्ट्रेंट जो हमें दिया हुआ है इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल। तो यहां पर ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रही है इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है। अब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना ये डुअल के अंदर कैसी हो जाती है, इसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो आप देखो 1 1 का ट्रांसपोज, जैसे आप अगर इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखोगे तो ये जो आपकी पहली रो है इसको आप कॉलम बना दोगे तो 1 1 लिख दो, सिंपल। अब ये वाली जो रो है इसको आप कॉलम बना दो 3 2, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये प्लस के हैं, ठीक है, सिंपल। तो आप यहां पर देखो कि ये जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो आप यहां पर देख सकते हो आपको 2 वेरिएबल लिखने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने यहां पर कंस्ट्रेंट का ये वाला पार्ट लिख दिया। तो पहले वाले तीनों स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखो
कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो y1 और y2 हो गए। अब y1 और y2 के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो मैं आपको देखना सिखाऊंगा। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है, यहाँ पर भी जो इनइक्वालिटी का क्या साइन आपको लगाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आप दो रूल्स लिखो, यहां पर फोर्थ फिफ्थ डालो, फोर्थ फिफ्थ। अगर आपका कोई अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, तो जो आपका कंस्ट्रेंट है वो इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, आप सबसे पहले देखो आपके जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे उतने ही आपके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट बने। अब आप देखो कि अगर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह ऐसा होता, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता और x2 जो है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता। अगर x2 जो है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता तो मैं क्या करता, जो मेरा दूसरा वाला कंस्ट्रेंट है ना, मैं यहां पर इक्वलिटी का साइन लगा देता। सिंपल, ये रूल समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो कि यहां पर अगर इक्वेशन होता, कंस्ट्रेंट के अंदर अगर इक्वेशन होता तो वो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। यानी कि अब देखो यहां पर अगर मैं इक्वेशन लिख देता इक्वल्स टू 5 लिख देता, तो आप जानते हो जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं प्राइमल में उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं डुअल के अंदर। तो अगर यहां पर इक्वल लिखा हुआ है तो आपका जो y1 वेरिएबल है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन बनेगा। तो पहला कंस्ट्रेंट में इक्वलिटी है तो पहला जो आपका वेरिएबल है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन बनेगा। सिंपल, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये पांचों के पांचों रूल्स तो आपको सबसे पहले समझने हैं, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आपको क्या करना है, बस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख देना है, ठीक है। वहां से आपको वेरिएबल्स का भी आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने वेरिएबल्स बनेंगे और आपको कंस्ट्रेंट्स का भी आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने कंस्ट्रेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग के 5 रूल्स हुए। तो जो तीसरा वाला है ये मतलब हम सबसे पहले करेंगे, ये नंबर तीसरे पे लिखा हुआ है बट आप इसको सबसे पहले यूज करना। उसके बाद 6 7, जो आपके 6 और 7 रूल है वो भी आप देख लो। आप यहां पर लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके RHS वैल्यू में चले जाते हैं, और RHS वैल्यू जो है, जो आपका यहां पर मैट्रिक लिखा हुआ होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाता है। यानी कि इन दोनों रूल्स का मतलब क्या है, देखो आप यहां पर देखो कि ये आपका क्या है, RHS वैल्यू वाला मैट्रिक 5 और 12। तो आप इसको क्या करो, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, जैसे आपका जो डुअल है वो डुअल LPP जो है मिनिमाइजेशन फॉर्म में है, तो आप यहां पर लिखो मिनिमाइज W इक्वल्स टू, आपने यहां Z लिख दिया तो मैं यहां W लिख रहा हूं। अब देखो RHS वैल्यू क्या है 5 और 12, तो यहां लिखो 5 और यहां लिखो 12, तो 5y1 प्लस का 12y2, ठीक है। तो आपने देखा कि जो RHS वैल्यू है प्राइमल में वो कैसे डुअल में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला गया। और आपका जो प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट्स है ना, जैसे 6 और 5, तो पहला कोफिशिएंट क्या है 6, तो यहां आपका आएगा 6 और यहां पर आएगा आपका 5, तो ये RHS वैल्यू बन गया। तो इन दोनों की स्विचिंग समझ में आ गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और RHS वैल्यू की। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 7 रूल्स थे। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको 4 रूल और मैं बताता हूं, 8 9। तो आप देखो सबसे पहले अगर आपका लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, अगर आपका लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो वो लेस देन इक्वल टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहां पर देखो कि ये आपका लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, सिंपल। तो आपका दूसरा कंस्ट्रेंट में जो है लेस देन इक्वल टू टाइप लिखा हुआ है, तो जो दूसरा वेरिएबल है उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दोगे, सिंपल। ये बात समझ में आई। अब जैसे सपोज करो यहां पर इक्वलिटी की जगह मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होता, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल है उसमें मैं क्या करता, लेस देन इक्वल टू 0 बना देता। तो यानी कि ये तो हमारा मतलब काफी इजी सा सेक्शन है। अब मैं यहां से ऊपर से मिटाता हूं और आपको 10th और 11th नंबर का रूल भी बताता हूं। तो जो हमारा 10th और 11th नंबर का रूल है वो ये है,
10th रूल के अंदर आप देखो कि आपका जो लेस देन इक्वल टू वेरिएबल है वो आपका लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट बनाएगा, और आपका जो ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट बनाएगा। तो ये बस लास्ट दो रूल। तो यानी कि कंस्ट्रेंट से वेरिएबल पर आते हैं तो आप देख रहे हो नेचर चेंज हो रहा है, बट वेरिएबल से कंस्ट्रेंट पर आओगे तो नेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो यानी कि जैसे सपोज करो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का वेरिएबल में रेस्ट्रिक्शन है, तो यहां पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू ही लिखोगे कंस्ट्रेंट के अंदर, सिंपल। अब यहां पर देखो जैसे x2 अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन की जगह मैं लिख दूं x2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपने x2 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा तो जो सेकंड कंस्ट्रेंट है ना यहां पर भी आप लेस देन इक्वल टू लगाओ। तो वेरिएबल से जब हम कंस्ट्रेंट पर आए तो इनइक्वालिटी का नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन कंस्ट्रेंट से वेरिएबल पर गए तो हमारा इनइक्वालिटी का नेचर चेंज हो गया। तो अगर आपको ये 11 रूल पता है, आपने इस एग्जांपल के थ्रू इन्हें समझा है, तो आप किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या लिख सकते हो, डुअल। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। अब वो एग्जांपल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको मतलब इस वाले टॉपिक में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लिखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 जो आपका लिखा हुआ है वहां पर आपको प्राइमल दिया गया है, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 8x1 प्लस का 5x2 प्लस का 4x3। आपको जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए वो दिए गए 4x1 प्लस का 2x2 प्लस का 8x3 इक्वल्स टू 12, 7x1 प्लस का 5x2 प्लस का 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 8x1 प्लस का 5x2 प्लस का 4x3 लेस देन इक्वल टू 10, 3x1 प्लस का 7x2 प्लस का 9x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x1 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 जो है वो आपका अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन आपको दिया हुआ है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, और आपका जो x3 है वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। तो आप देखो इस वाली जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है आप इसका डुअल कैसे लिखोगे। तो अगर आपको डुअल एलपीपी लिखनी है तो वो आप कैसे लिखोगे, यहां पर देखो सबसे पहले ये मिनिमाइजेशन फॉर्म में, तो इसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज करो। कैसे करोगे, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन लिख दो और यहां पर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस थिंग। तो यानी कि अब जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ -8 बन जाएगा, यहां पर -5 बन जाएगा, यहां पर -4 बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं। तो आप यहां पर एक बार कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो, तो 4 2 8 4 2 8, सेकेंड रो 7 5 6 7 5 6, थर्ड रो 8 5 4 8 5 4, आपका जो थर्ड रो है वो है आपका 3 7 9। अब आप क्या करो, यहां पर सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो लिखो। तो 4 2 8 7 5 6 8 5 4 3 7 9। तो आप ये देख रहे हो आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो 4/3 ऑर्डर का बना हुआ है। तो यहां पर आप देखो, अगर जैसे सपोज करो यहां पर 7x2 प्लस 9x3, इसकी जगह 9x3 प्लस 7x2, यानी कि ये वाली टर्म पहले यहां लिखी हुई थी, तो ऐसे अगर एक्सचेंज करके लिख देता तो आप यहां पर 9 7 नहीं लिखते। आपको ध्यान रखना है ये वाला जो है ये x2 का कोफिशिएंट है, तो x2 का कोफिशिएंट 7 है जो आपका फोर्थ वाला कंस्ट्रेंट है। तो ये थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखो, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट रो जो है उसे आप कॉलम बना दो 4 2 8, सेकेंड रो को कॉलम बना दो 7 5 6, थर्ड रो को कॉलम बना दो 8 5 4, आपका जो फोर्थ रो है उसको कॉलम बना दो 3 7 9। तो जैसे ही आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दोगे आपको नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स का आइडिया लग जाएगा और नंबर ऑफ वेरिएबल्स का आइडिया लग जाएगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने बनेंगे, 4, y1 y2 y3 y4, ठीक है, y1 y2 y3 y4। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है वो 4 के इक्वल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आपका 4 ही बना है।
तो 4 वेरिएबल्स हैं आपके y1, y2, y3, y4 और जितने आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं प्राइमल में उतने ही आपके कंस्ट्रेंट्स बने हैं डुअल के अंदर। सिंपल। अब यहां बस मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं। अब आप यहां पर देखो, आप लिखोगे मिनिमाइज, ठीक है, क्योंकि यहां मैक्सिमाइज है तो यहां मिनिमाइज आएगा। मिनिमाइज w इक्वल्स टू, अब यहां पर आपका जो RHS वैल्यू है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर चला जाता है, तो 12y1 प्लस का 9y2 प्लस का 10y3 प्लस का 7y4। सिंपल, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप देखो कि यहां पर जो कोफिशिएंट्स हैं -8, -5, -4, तो -8, -5, -4, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कोफिशिएंट्स है वो RHS वैल्यू के अंदर चले गए। तो ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद आप देखो, आप कंस्ट्रेंट से वेरिएबल के ऊपर आओ, तो कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी कंस्ट्रेंट हमारा ये लिखे हुए हैं। तो आपका पहला कंस्ट्रेंट क्या है, इक्वेशन, तो जो आपका पहला वाला वेरिएबल है वो क्या बन जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। सिंपल। आपका जो दूसरा कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, दूसरा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दूसरा वेरिएबल लेस देन इक्वल टू। अब अगर तीसरा कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू है तो आपका जो तीसरा वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू। चौथा कंस्ट्रेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है तो चौथा वेरिएबल जो है लेस देन इक्वल टू। यानी कि यहां पर इनइक्वालिटीज का जो नेचर है वो रिवर्स हो जाता है जब हम कंस्ट्रेंट से वेरिएबल के ऊपर आते हैं। सिंपल। और जब आप वेरिएबल से कंस्ट्रेंट पर आओगे तब क्या होगा, नेचर सेम होगा। जैसे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। x2 अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो दूसरे कंस्ट्रेंट में इक्वेशन आएगी। x3 लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहां पर लेस देन इक्वल टू टाइप का बनेगा। तो ये आपका डुअल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया। तो आपको अगर ये दोनों एग्जांपल समझ में आए तो अब आप किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल लिख सकते हो। तो अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से कर सकते हो या फिर हमारे असाइनमेंट्स में से कर सकते हो। तो ये तो हमारा हुआ कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का आप डुअल कैसे लिखो। बट जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस पोर्शन से तो आते ही हैं, बट इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है डुअलिटी थ्योरम्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि डुअल ऑफ द डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, यानी कि आपको कोई एलपीपी दी गई, ठीक है, आपने उस एलपीपी का क्या लिखा, डुअल। डुअल लिखने के बाद जो प्राइमल जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, डुअल में। अब जो आपका डुअल वाला एलपीपी है आपने उसका भी डुअल लिख दिया तो आपको प्राइमल मिल जाएगा। फिर इसका वापस डुअल किया तो डुअल मिल जाएगा। यानी कि आप यहां से देख सकते हो कि डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। तो पहला तो ये हमारा बेसिक सा थ्योरम है।